हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। अपन स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंदर अपन ने लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, फिर मोमेंटम भी आया, फिर इम्पल्स भी आया। लास्ट वीडियो में अपन ने इम्पल्स के कुछ क्वेश्चंस भी किए, तो आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वेट एंड मास। तो एज जनरली तो आपको ये पता ही है कि वेट और मास क्या होता है। आप बोलेंगे वेट मतलब भार हो गया, मास इनटू नॉर्मली अपना मास हो गया, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वेट नाम से अपन उसको वेट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक क्या होता है, फोर्स होता है। मतलब मास को अगर मैं ग्रेविटी के साथ में ज्वाइन कर दूं तो वो मेरा क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। मास अकेला ही पड़ा है तो वो मेरे पास में क्या कहलाता है, मास कहलाता है। मास के बारे में अपन पहले भी देख चुके हैं, जिसमें अपन ने मास को रिलेट किया था इनर्शिया से। अगर इनर्शिया ज़्यादा या फिर अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा, एंड अगर मास कम है तो इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन ने मास एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है, इनर्शियल के हिसाब से ही अपन क्या करेंगे, मास को करेंगे, एंड वो उसी से ही रिलेट होता है और किसी से रिलेट नहीं होता है। लेकिन वेट एक क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। वो फोर्स कौन एक्सपीरियंस करता है, बॉडी जिससे वो कांटेक्ट में है। जैसे अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे अगर खड़े हैं, मेरा कोई वेट आ जाए 60 या 70 केजी अपने पास में वेट आ जाए, तो वो मेरे पास में मास नहीं है। अपन बोलते हैं कि वो अपने पास में क्या आया, मास आया उसका, लेकिन वो मास नहीं है। अगर उस वेट का मास निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ इक्वल टू 9.8 और 10। अब उससे करो, जैसे मान लिया 60 केजी किसी का वेट आया, तो अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 10, तो आया अपने पास में 6 केजी। दैट 6 केजी इज़ द मास ऑफ द बॉडी। वही अपने पास में क्या कहलाता है, मास कहलाता है। और मास कभी भी कहीं पर भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। वो हमेशा एवरीवेयर, अर्थ पे, ऑन द मून, अर्थ से बाहर कहीं पे भी जाओ, हमेशा मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। वेट हमेशा क्या होता रहेगा, चेंज, क्योंकि ग्रेविटी का वैल्यू हमेशा हर एक पोजीशन पे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसी के हिसाब से वेट का वैल्यू चेंज होता रहता है। तो ऑन द अर्थ अपने को पता है वेट मतलब ग्रेविटी का वैल्यू अपने पास में 9.8 होता है, लेकिन ऑन द अर्थ क्या, अर्थ से थोड़ा सा भी ऊपर जाने पे वो पॉइंट में थोड़ी सी क्या हो जाते हैं, चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे अपना वेट क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन चेक करते हैं कि कैसे क्या चीज़ है बदलती है। तो वेट है, तो वेट क्या है, इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी एज अप्लाइड बाय अ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे अर्थ पे हैं तो अर्थ अपने पे एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से अपन अर्थ से क्या है, चिपके हुए रहते हैं। तो वही फोर्स को ही मैंने क्या बोला है, वेट कहलाया है। और मास मेरे पास में क्या होता है, मास इज इक्वल टू इनर्शियल प्रॉपर्टी। वो मेरी एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है। इनर्शिया से ही वो मेरे को पता चलेगा कि दैट बॉडी हैव अ मास और नॉट, मोर और लेस। ये अपने को उस चीज़ से क्या है, पता चलेगा। तो मास का वैल्यू होता है, जैसे अपने वेट अपने पास में क्या होता है, जैसे ये बॉडी अपने पास में सरफेस पे पड़ी है, तो अपन ने बोला था कि जब एक बॉडी इस सरफेस पे पड़ी है तो इसके नीचे की साइड में कौन लग रहा होएगा, m/g, एंड ऊपर की साइड में मेरे पास में कौन लग रहा होएगा, नॉर्मल रिएक्शन या फिर रिएक्शन। तो अपन ने बोला था कि अगर ये बॉडी ना तो नीचे जा रही ना ही ऊपर जा रही, तो बैलेंस कंडीशन में है, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, mg, दैट इज इक्वल टू वेट। ये इसका एक तरीके से क्या है, वेट। या अपन इसको क्या बोलते हैं, एक फोर्स। अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में तो अपन इसको फोर्स ही बोलेंगे, लेकिन इन एक्चुअली वो है क्या, एक वेट है। तो यही चीज़ अपने को क्या है, समझनी है। और अकेला इस m को मैं बोलूँ तो वो मेरे पास में क्या है, मास। तो अपने को वही चीज़ याद रखनी कि मास इज ऑलवेज सेम एवरीवेयर। मतलब कहीं पर भी जाओ, जहाँ जाना है जहाँ जाओ, स्पेस में दौड़ो, भागो, कूदो, मास हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन वेट क्या होता जाएगा, चेंज हो जाता है। तो वो इसी के चीज़ से, तो इसी के ऊपर अपन ने केसेस बनाए हैं कि वेट अपन अलग अलग जगह पे जाते हैं तो कैसे कैसे चेंज होता है। तो अपन ने वो बनाया। तो अपने पास में लिफ्ट के केसेस आते हैं। अगर मैं लिफ्ट में खड़ा हूँ तब क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला, लिफ्ट इज स्टेशनरी। लिफ्ट क्या है, स्टेशनरी। तो ये अपन ने बनाया लिफ्ट। अब बोला ये लिफ्ट नहीं होता, अरे लिफ्ट हो जाता है, अपने को मानना है, अपने को डायग्राम में नहीं घुसना है, कॉन्सेप्ट समझना है। और लिफ्ट के अंदर अपन खड़े हैं, अभी डब्बा तो है,
पर्सन अपन ही है, ठीक है। और अपने पास में वो बोल रहा है कि लिफ्ट क्या है, स्टेशनरी। लिफ्ट स्टेशनरी मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, नहीं चल रहा वो, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे अपन खड़े हैं, तो नीचे की साइड में कौन लग रहा होएगा, mg, ऊपर की साइड में कौन लग रहा होएगा, n। वो बोल रहा है देखो अगर एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। तो n बराबर mg, सीधा सीधा तरीका, शॉर्ट सिंपल। स्टेशनरी में तो कोई टेंशन नहीं होती, दूसरों में होती है। दूसरों में कैसे, लिफ्ट इज गोइंग अप, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो क्या होएगा, देखो ये अपना लिफ्ट, ये आपको खड़ा कर दिया, इधर एक्सेलरेशन है, मतलब वो ऊपर की साइड में जा रहा था, एक्सेलरेशन में कहाँ आएगा, ऊपर होएगा। तो अगेन ये कहाँ है, नीचे, ये कहाँ है, ऊपर। तो बाय द वेक्टर सम अपने को पता है जो चीज़ ऊपर जा रहा है उनको प्लस कर दो, जो चीज़ नीचे जा रहा है उसको क्या कर दो, माइनस। जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो अपने पास में ये क्या है, एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे एक एन की वजह से फोर्स लग रहा है, एक एम की वजह से लग रहा है और एक एक्सेलरेशन की वजह से भी लगा। तो 3 फोर्स है, अपने को 3 फोर्स को क्या करना है, कंपेयर करना। और हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि टोटल फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। ये हमेशा अपने को करना होगा कि एक बॉडी पे अपन सारे फोर्स निकालेंगे और फिर उसके बाद में उनको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, प्लस माइनस लगा के, तो अपने पास में काम आएगा। अब जब यहाँ पे मैंने बोला था कि n बराबर mg है, तो इसको मैंने कैसे निकाला था, n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 कैसे, एक जना ऊपर जा रहा तो एक जना नीचे, तो एक प्लस में और एक माइनस में। और वो बोला एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा, एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है तो नेट फोर्स है ही नहीं, नेट फोर्स है ही नहीं, तो इज इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन में आते तो ये तो अभी भी वही का वही रहेगा, n माइनस एम जी, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब आ गए, ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर है, तो मतलब नेट फोर्स कहीं ना कहीं लग रहा है। ये दोनों बैलेंस हो रहे होते तो नेट फोर्स लगता ही नहीं, लेकिन ये दोनों लग रहे हैं, फिर भी उसका नेट फोर्स कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है। तो नेट फोर्स मेरे पास में कितना आया, ma। दिस इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस, और ये मेरे पास में क्या है, नेट फोर्स। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे ये है अपने पास में नेट फोर्स, ठीक है। ये चीज़ अपने को याद रखना। और यहाँ पे तो अपन ने क्या है, सिर्फ वेक्टर सम लगाया कि जो ऊपर जा रहा है वो प्लस वाला। अब ये ऊपर वाले को ही मैंने प्लस क्यों लिया, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर है। अगर एक्सेलरेशन ऊपर है मतलब नेट फोर्स ऊपर की साइड में है, तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होएगा। तो ऊपर वाला कौन सा फोर्स है, n, तो n ज़्यादा है, mg क्या है, कम है, इसलिए मैंने n को पहले लिखा और mg को बाद में लिखा। इसको सॉल्व कर दो तो n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, तो m ब्रैकेट में g प्लस ए। दिस शोज दैट जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं अपना वेट क्या होता है, बढ़ता है, ना कि कम होता है। अपन मानते हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहे स्पेस में जा रहे हैं हल्के होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अपना वेट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसी के हिसाब से ही क्या है, पायलट्स जो एरोप्लेन उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वेट ऊपर जाते हैं वेट उनका क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो एक नॉर्मल एक जगह से दूसरी जगह हाथ भी हिलाना होता है तो भी बड़ा मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि mg तो उनका वेट है ही, और जितना वो ऊपर गए, जिस एक्सेलरेशन से वो ऊपर गए, वो भी उनके साथ में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 60 kg का वेट इंसान कम से कम 100 kg या 120 kg के आसपास पहुंच जाता है, और उसको उस कंडीशन में अपनी बॉडी के पार्ट्स को हिलाना पड़ता है, तब जाके वो अपना काम कर पाता है। और उसके लिए उनको अलग से एक ट्रेनिंग दिया जाता है। उस ट्रेनिंग के लिए ये वेट काम आता है कि ये वेट अपने को बताता है। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं अपना वेट कम नहीं होता है, बढ़ता है, ठीक है। फिर तीसरा केस अपने पास में क्या आएगा, लिफ्ट इज गोइंग डाउन। ओ भाई साहब नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो ये लिफ्ट, ये नीचे mg, ऊपर n, और ये जा रहा है एक्सेलरेशन नीचे। तो अगेन कुछ ये करना, और नेट फोर्स, तो नेट फोर्स अगेन मेरे पास में कौन है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। अब एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स बढ़ा। नीचे वाला फोर्स कौन है, mg माइनस n, बस ये चीज़ याद रखना है। जहाँ एक्सेलरेशन जा रहा है वहाँ वाला फोर्स क्या होएगा, बड़ा होएगा। तो ये नीचे चला जाएगा, माइनस का n को उधर भेज दो, mg माइनस ma, तो m इज इक्वल टू g माइनस a इज इक्वल टू n।
यहाँ पे पता चलता है जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं तो वेट अपना क्या होता है, हल्का होता है। तो लिफ्ट में जब भी आप चढ़ें तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपको एक अजीब सा फील होगा, क्यों? क्योंकि बॉडी भारी होती जा रही है। और जैसे जैसे नीचे आती है तो अपने को नॉर्मल लगना स्टार्ट होता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बॉडी क्या होती है, हल्की होती है। कि कंडीशन फॉर फ्री फॉल, फ्री फॉल की कंडीशन में अपने पास में क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू जी। ए और जी जब हो जाएगा, क्योंकि फ्री फॉल नीचे ही होता है तो अपन इसी फॉर्मूला ए और जी बराबर हो जाएगा तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 0। दिस कंडीशन इज, दिस इज नोन एज वेटलेसनेस। मतलब उस टाइम पे अपने को कोई भार वार लगता ही नहीं है, अपन क्या है, फ्रीली घूम रहे होते हैं। वही चीज़ है जब भी अपन किसी जगह से जंप करते हैं तो उस टाइम पे जब जंप कर रहे हैं, मतलब जंप करने के बाद में और नीचे पहुंचने से पहले उसके बीच में जब अपन खड़े हैं तब अपने पास कोई वेट महसूस होता ही नहीं है। दैट कंडीशन इज़ नोन एज द वेटलेसनेस। अपने पास में कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाता है एंड अपना उस टाइम पे कोई वेट नहीं होता। हवा में अपन कोई वेट गेन नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है, द वेटलेस कंडीशन, जहाँ पे acceleration of a body is equal to the acceleration due to gravity, therefore net weight is equal to 0 and this condition is known as the weightlessness। तो स्पेस में वगैरह में जो हवा में होते हैं वो इसी कंडीशन के हिसाब से होता है। तो आपने फ्री फॉल वैसे भी पढ़ रखा है 9th में, तो उसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे स्पेस में हवा में घूमना, स्ट्रॉ से खाना खाना वगैरह, ये सारे की सारी क्या है, वेटलेसनेस की कंडीशंस है। तो आपको वो चीज़ क्या करनी है, याद रखनी है। तो अब अपने को देखना है इफेक्ट ऑफ फोर्स। अभी अपन ने देखा कि अगर अपन लिफ्ट में रहते हैं तो अपने को क्या महसूस होता है, कैसे अपने को महसूस होता है। तो वो तीनों केसेस आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से अपन उसको यूज़ करेंगे। अभी के लिए अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब एक बॉडी पे कैसे होता है। अभी मैंने बताया कि नेट फोर्स हमेशा बॉडी पे क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, वो हमेशा अपने को करना ही है। अब भले प्लस माइनस रिजल्टेंट निकालो एंड इन टोटल हमेशा फोर्स को क्या लेके आओ, 0 लेके आना। उसके लिए कंडीशंस क्या है कि इससे बॉडी क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है, मतलब नहीं हिलेगी, एक ही जगह पे है, वहीं पे ही रह जाएगी। एक्सेलरेशन 0, हिल ही नहीं रही तो एक्सेलरेशन कहाँ से आने लगा। एंड सिग्मा एफ मतलब टोटल सम, सारे फोर्सेस का सम निकालो एंड उसको किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल पुट कर दो। अब टोटल फोर्सेस मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या किसी एक लाइन में, हर एक लाइन में अपन निकालेंगे, हर एक डायरेक्शन में अपन निकालेंगे एंड हर एक का अलग अलग करना है, एक साथ में नहीं करना है। ये चीज़ अपने को याद रखना है। एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्सेस निकालो और इक्वल टू 0 कर दो, फिर वाई डायरेक्शन के निकालो, उन सबको जोड़ो और 0 कर दो। एक लाइन में है तो उनको प्लस माइनस करो सबको और फिर 0 कर दो। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। एंड अगर मान लो नेट फोर्स मतलब टोटल सम ऑफ फोर्सेज अपने पास में 0 नहीं आता है, 0 नहीं आता है तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, देन देयर इज़ अ मोशन। अगर उसके पास में टोटल फोर्स 0 नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। वही है कि आप वहाँ पे खड़े हैं एक जगह पे, आपको पीछे से कोई धक्का दे रहा, आगे से कोई धक्का दे ही नहीं रहा, तो आप आगे फॉरवर्ड हो जाओगे। एंड यही केस अगर आप वहीं पे खड़े हैं, एक जने ने पीछे से धक्का दिया, एक जने ने आगे से धक्का दिया और मान लो दोनों का फोर्स सेम ही लगा, तो आप वहाँ से नहीं हिलोगे। दैट कंडीशन इज़ द इक्विलिब्रियम। एंड अगर मान लो एक जगह से धक्का दिया, दैट कंडीशन इज़ द मोशन ऑफ योर बॉडी। तो ये चीज़ अपने को समझना है। भाई मैथमेटिकली लिखा है, प्रैक्टिकली भी उस चीज़ को समझना पड़ेगा। और इसी के साथ में अभी क्वेश्चन लेंगे तो आपको वो ज़्यादा क्लियर होएगा कि इनको कैसे यूज़ करना है। एक और चीज़ उसके अंदर आएगी, टेंशन। टेंशन क्या होता है, स्ट्रिंग में आता है। अपना टेंशन नहीं लेने का, अपना टेंशन कोई और ले लेगा, अपने को वो चीज़ नहीं लेना। अपने को सबसे पहले यही चीज़ याद रखनी है कि टेंशन क्या होता है, एक फोर्स है जो स्ट्रिंग में होता है। अब रस्सी है, रस्सी को भी खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो अपने को वो चीज़ क्या है पता चलनी चाहिए कि उसके अंदर भी एक फ़ोर्स लग रहा है जिसकी वजह से अपन खींच रहे हैं, और उस फोर्स का नाम अपन ने वहाँ पे क्या दिया है, टेंशन दिया है। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बस नाम ही चेंज किया है। टेंशन का यूनिट भी वही वाला ही आएगा जो फोर्स का है, टेंशन का डायमेंशन भी वही वाला आएगा जो फोर्स का है। बस क्यों, क्योंकि कंपेयर हो गया, दोनों सेम है, इसीलिए उनका दोनों का यूनिट और डायमेंशन क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो वो क्या होता है स्ट्रिंग में। अब देखो स्ट्रिंग में ये डॉट जो बना है, ये ऐसे नहीं है, डब्बे नहीं है अपने पास में, ये क्या है, मैंने अलग अलग बहुत सारे पार्टिकल बनाए। तो हर एक पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल पे क्या लगा रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है। मान लिया जैसे ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो ये वाला भी ड्यू टू इनर्शिया अपनी पोजीशन में रहने के लिए उसको क्या करेगा, खींचेगा। मतलब एक ही पॉइंट पे अगर कोई उसको उधर खींच रहा है तो वही वापस दूसरा वाला उसको वापस भी खींचेगा। क्यों, अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए।
जैसे ही अपन स्ट्रेच करते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं तो वापस भी तो वो आता है। तो सेम कंडीशन क्या होती है, यही चीज़ होती है। तो हर एक यहाँ पे एक जना एक्शन कर रहा है तो दूसरा क्या होता है, रिएक्शन। तो दिस एक्शन रिएक्शन इज अ टेंशन। ये एक्शन रिएक्शन जो हो रहा है ना, यही उसका क्या है, एक टेंशन है। और टेंशन अपने पास में क्या होता है, फोर्स होता है। एक्शन रिएक्शन भी क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। दैट इज़ नोन एज द टेंशन। बस इतना सा अपने को याद रखना। अब इसकी कुछ चीज़ें देखिए, जैसे टेंशन हैज़ अ डायरेक्शन इन बोथ वेज, उधर भी है इधर भी है। कंडीशन अपन कौन सा लगाएंगे, बाय द क्वेश्चंस, हर जगह अलग अलग लगेगा। इट ऑलवेज पुल्स द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो इसके सरफेस कॉन्टैक्ट में ये है जो भी है उसके पास में, वो उसको क्या करता है, खींचता है। ठीक है। एंड द डायरेक्शन एट टू एंड्स, इधर वाला या इधर वाला, या फिर ये भी टू एंड्स ही है एक तरीके से। बीच में से अगर देखेंगे तो दो पार्टिकल्स के लिए वो उनकी जगह है। वो वाला मानेगा कि मैं लास्ट एंड पे हूँ, वो वाला मानेगा मैं फर्स्ट एंड पे हूँ, तो वो वाले भी दो एंड्स हैं। एट टू एंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों के बीच का अपने पास में टेंशन हमेशा क्या रहेगा, दोनों के अपोजिट रहेगा। और लास्ट, टेंशन स्प्रेड थ्रू आउट द स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन है। ऐसा नहीं किसी एक पॉइंट पे होता है, हर एक पॉइंट पे टेंशन होता है और दोनों डायरेक्शन में होता है, एक डायरेक्शन में नहीं होता। जैसे अपने पास में क्वेश्चन ऐसा है, इसको ये 60 डिग्री का अपन ने बना दिया। ठीक है, लेट्स चेक, अगर कुछ अनसफिशिएंट हुआ तो कुछ और डाल देंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये दिया हुआ है, ये 50 kg का है, ये 60 kg का है ना। आपको पता करना है कि इसके अंदर जो ये स्ट्रिंग्स है, ये तो अपने पास में दीवार है, ऊपर वाली भी दीवार है, दीवार को ऐसे शो करा जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो ये भी रस्सी है और ये भी रस्सी है, और यहाँ पे रस्सी से मैंने 50 kg का वेट क्या कर रखा है, लटका रखा है। वो बोल रहा है इन दोनों रस्सियों में टेंशन कितना आएगा, तो अपने को सिर्फ इतना ही फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये रस्सी है तो ये ऊपर की साइड में टेंशन लगाएगी। मेनली हमेशा रस्सी कहाँ लगेगी, ऊपर की साइड में। क्यों, क्योंकि नीचे की साइड में वेट लग रहा है, तो ये इसको नीचे खींच रहा है, तो रस्सी वापस कहाँ जाना चाहिए, ऊपर, तो वो ऊपर की साइड में क्या लगाएगी, टेंशन लगाएगी। तो इसको मान लेते T1, ये हो जाएगा क्या, T2। ठीक है, अब ये कौन सी डायरेक्शन है, अब अपने को देखने से पता चल रहा है ये ना तो एक्स डायरेक्शन है ना ही वाई डायरेक्शन। तो इनको लेके आओ, लेके कैसे आएंगे, अपन ने कंपोनेंट बनाना सीखा है। तो अपन यहाँ पे ये डॉट बनाते हैं, ये डॉट बनाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, देखो ये 60 है तो ये वाला डिग्री कौन सा आएगा, 60 बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जिसके साथ में एंगल बना है वो हो जाएगा कॉस डिग्री, और जिसके साथ नहीं बना है वो साइन। तो ये बन गए कंपोनेंट। अब देखो ये वाला और ये वाला वाई डायरेक्शन में, ये वाला और ये वाला एक्स डायरेक्शन में। अब इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स ऑन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो अपन करते हैं इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में क्या है, ये भाई साहब उधर जा रहे हैं, ये भाई साहब उधर जा रहे हैं, तो T2 माइनस T1 कॉस 60 डिग्री। अब इसमें आप बोलो कि किसको प्लस ले किसको माइनस ले, कोई टेंशन नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हो। अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो आप किसी को भी प्लस माइनस लो। क्यों, क्योंकि ये हिल तो रहा नहीं है पॉइंट, ये पॉइंट हिल नहीं रहा है, तो इज इक्वल टू अपन क्या पुट करेंगे, तो T2 इज इक्वल टू T1 कॉस 60 डिग्री। क्या फ़र्क रहा, कोई चेंज ही नहीं रहा। अगर आप इसको ऐसे लिखते उसको बाद में लिखे तब भी कोई चेंज नहीं रहता, तो सेम ही रहा है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन 1 लगा के रख देते हैं। फिर जाते हैं इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में ये भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, ये भाई साहब नीचे जा रहे हैं, तो T1 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 50 kg। 50 kg इज़ अ मास। अपने को क्या लिखना है, फोर्स। फोर्स यहाँ पे कौन आएगा, वेट, मतलब इसके नीचे की साइड में कौन लग रहा है, m इंटू जी। m इंटू जी मतलब 50 इंटू जी। मास 50 है, जी मतलब एक्सेलरेशन 9.8 या 10 से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास में सेकंड आ गया। अब अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो इसको सेकंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास में T1 का वैल्यू निकल रहा है। साइन 60 अपने पास में होता है √3/2, उसको उधर भेजेंगे, तो 50 इंटू 10, जी का वैल्यू पुट कर दिया। ये है √3/2, वहाँ पे लेके आएंगे तो 2/10।
√3। तो ये सॉल्व हो गया, देखो 100, 102, तो अपन इसको ऐसे अभी लिखते हैं, और ये 1.73, ये हो जाएगा T1। इससे इसको कर देते हैं 20 ऊपर। तो अपन इसको डिवाइड करना है, तो अपने पास में देखो, अगर मैं इसको 200 से डिवाइड करूँगा तो 1 एक टाइम से जाएगा ही जाएगा, पीछे बच जाएगा 270। पॉइंट लगाने के बाद में 27 बचेगा, और पॉइंट लगाऊंगा तो 270 में अगेन मैं इसको डिवाइड दूंगा, तो ये जाएगा 1 टाइम्स, क्योंकि अपने पास में डबल करने पे वो 300 जा रहा है। तो 270 में से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो अपने पास में आएगा 97, ठीक है, ये 20 और 70, हाँ, तो अपने पास में क्या बच जाएगा 97, और फिर अपन पॉइंट लगाएंगे तो 97 अप्रोक्सीमेटली अपन मान लेते हैं 7 टाइम्स डिवाइड करने पे चला जाएगा। तो 173 मतलब 200 को मैंने 173 से क्या किया, डिवाइड किया, और उसको मैं क्या कर देता हूँ 100 से मल्टीप्लाई, तो इन टोटल मेरे पास में क्या बच जाता है 117 न्यूटन बच जाएगा अपने पास में। तो वो मेरा काम हो जाएगा और उससे अपने पास में क्वेश्चन निकल जाएगा। तो वो T1 का वैल्यू मेरे पास में कितना आ गया 117। अब इसके अंदर पुट कर दो, तो T2 इज इक्वल टू 117, और cos 60 कितना होता है आधा, तो इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं, तो ये मेरे पास में 58.5 न्यूटन। तो मेरे को इसका भी वैल्यू मिल गया, मेरे को इसका भी वैल्यू मिल गया, दोनों क्वेश्चन के वैल्यूज़ मिल गए। लेकिन कंडीशंस अपने को नेट फोर्स क्या करने हैं, इक्वलाइज करने हैं, और अपने पास में फार्मूला लगाना है। ये चीज़ याद रखनी है। टेंशन मैंने इसके हिसाब से लगाया है क्योंकि वो अलग अलग जगह पे लगता है, तो इन्हीं के साथ में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको भेजूँगा, तो तरीका यही है, एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करके भेज दूँगा, तो तरीका यही रहेगा सॉल्व करने का, चेंज कुछ नहीं आएगा। तो अपन इसी तरीके से आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे। अभी के लिए आप यही चीज़ याद रखो। फिर नेक्स्ट में अपने पास में पुली सिस्टम करेंगे, जिसके अंदर पुलिस में किसी चीज़ों को लटकाया होगा, तब अपने को फाइंड करना होगा, टेंशन, एक्सीलरेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएगी। तब तक के लिए आप यही चीज़ों को याद रखें।